पैटर्न होता है, सिस्टमेटिकली पैटर्न को फॉलो करता है और स्टैंडर्डाइज्ड होता है। कॉमन टू ऑल टास्क, मतलब कोई भी टास्क करोगे तो उसके लिए आपका जनरल फैक्टर आ जाता है ना, कोई भी काम परफॉर्म करोगे तो। पहला होता है प्लानिंग, जहाँ पर आपकी स्ट्रैटेजी प्लानिंग हो रही है, किसी चीज़ को कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे इवैल्यूएशन करना है, एक्शन प्लान कैसे बनाना है। तो नाउ वी हैव टू स्टडी हमारे टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। अब हमारे पास 3 बेसिस होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं। EQ का कॉन्सेप्ट जो कि आपकी क्या है, IQ के। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? सो आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड जैसा कि आप सभी को पता है, हम लेके आए हैं आपके लिए YT वन शॉट सीरीज, जहां पर आपको हर चैप्टर का वन शॉट के अंदर पूरा रिकैप मिल जाएगा, पूरा अकॉर्डिंगली आपको मिल जाएगा कि भाई क्या क्या चीजें इसमें है, क्या क्या कंटेंट है एंड क्या क्या कीवर्ड्स के साथ आपको आंसर राइटिंग करनी है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो ये सारी ही चीजें आपको पता चल जाएंगी इस लेक्चर के अंदर। सो माय सेल्फ अंशिका चतुर्वेदी, योर साइकोलॉजी एजुकेटर, एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर जो कि है वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये चैप्टर 13 मार्क्स कैरी करता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, क्योंकि आपके बहुत ही ज्यादा डाउट एक बच्चों का रहता है कि मैम आपके एक बार प्लीज बता दीजिए कि भाई क्या क्या चैप्टर रहने वाला है, कितने चैप्टर्स आपके आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, क्या पेपर पैटर्न रहता है। तो एक बार वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई हमारे इन टोटल 7 चैप्टर्स जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। हर चैप्टर का अपना एक अलग वेटेज है। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 का 13 मार्क्स का वेटेज है। इसमें से आप चाहें वेरी शॉर्ट आए, आपका MCQ आए, केस बेस्ड क्वेश्चन आए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। 13 मार्क्स का उन्होंने बताया हुआ है कि 13 मार्क्स का इसके अंदर से आएगा। ठीक है, तो 7 चैप्टर्स आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। पेपर आपका 70 मार्क्स का रहता है, जो थ्योरी का रहता है। ठीक है, थ्योरी का पेपर आपका 70 मार्क्स का रहता है, प्लस आपकी 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, जिसमें आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट इंक्लूडेड होता है, वाइवा इंक्लूडेड होता है और एक केस स्टडी फाइल इंक्लूडेड होती है जो आपके स्कूल टीचर्स आपको करवाते हैं। सो दिस इज योर पेपर पैटर्न। इसको मिला के आपके होते हैं टोटल 100 मार्क्स। अब ये जो 70 मार्क्स की थ्योरी रहती है, इसमें आपके 7 चैप्टर्स आते हैं। हर चैप्टर का अपना एक अलग वेटेज है। ठीक है, जैसे कि हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, ये 13 मार्क्स कैरी करता है। ठीक है, ये चैप्टर 13 मार्क्स कैरी करता है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये चैप्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस चैप्टर के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वहां पर मैंने स्टार कोड किया हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं बिना वेस्टेज ऑफ टाइम के हमारा चैप्टर नंबर 1, जहां पर सबसे पहले हमें जानना होगा कि इंटेलिजेंस क्या होती है ना। उससे पहले हमें पता करना होगा कि भाई देखो, पूरे वर्ल्ड के अंदर 8.2 बिलियन के अराउंड पीपल हैं एंड सभी लोगों की जो इंटेलिजेंस लेवल होता है, जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं, सभी के डिफरेंट होते हैं। हर इंसान साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं डिफरेंट है। जैसे कि आपने अभी अपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि साइकोलॉजी क्या होता है ना, क्या क्या इंक्वायरी मेथड्स होते हैं, ये सब हम ऑलरेडी करके आ चुके हैं हमारी क्लास 11th के अंदर। यहाँ पर हमें जो कवर करना है दैट इज कि भाई साइकोलॉजिकली इंसान कितना डिफरेंट है, किसी के सोचने का तरीका कितना डिफरेंट है। जैसे कि मेरा सोचने का तरीका कुछ और होगा, शायद मैं डोमिनेंट हूँ, शायद मैं सबमिसिव हूँ, लेकिन हो सकता है कि सामने वाला इंसान कैसा हो, अलग हो मेरे से, है ना। आप लोग इंट्रोवर्ट हो सकते हो, एक्सट्रोवर्ट हो सकते हो, मैं एम्बीवर्ट हो सकती हूँ, कोई भी इंसान कितना भी डिफरेंट हो सकता है एक दूसरे से, राइट। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला टॉपिक जो कि है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब अच्छा, अगर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वहां पर मैं आपको एक बात पहले ही बता देना चाहती हूँ, क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो आपकी एनसीईआरटी बेस्ड डेफिनेशंस होती हैं वो आपको कीवर्ड्स के साथ एज इट इज याद करनी होती है। जैसे कि आपको यहाँ पर एक डेफिनेशन दिख रही होगी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की डेफिनेशन, है ना। तो ये जो डेफिनेशन है इसमें है कि भाई डिस्टिंक्टिवनेस एंड वेरिएशंस अमंग पीपल्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि कैसे हैं, बिहेवियरल पैटर्न्स। ठीक है भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं आपके फिजिकल साइकोलॉजिकल बोथ टाइप के, और बिहेवियर पैटर्न्स में जो भी डिफरेंस होते हैं, है ना, जो भी डिस्टिंक्टिवनेस होती है, जो भी विभिन्नताएं होती हैं, वो क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। सिंपल। तो ये जो डेफिनेशन है आपको एज इट इज वैसे ही याद करनी है। इसके बाद आपका एक पॉइंट आ जाता है, सिचुएशनिज्म क्या होता है। अब सिचुएशनिज्म जो है बोलता है कि भाई जो इंसान होता है, जो इंडिविजुअल होता है, वो अपनी एक्सटर्नल सिचुएशन से ज्यादा क्या होता है, इन्फ्लुएंस्ड होता है। मान लो कि एक ऑफिस के अंदर एक एम्प्लॉय है जो कि बहुत डोमिनेंट है, बहुत एग्रेसिव है, अपने किसके लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने आसपास के अपने पीयर ग्रुप के लिए। उनके सामने वो बहुत ही एग्रेशन शो करता है, बहुत तोड़ फोड़ करता है। बट अगर वो एक क्या है, एक एम्प्लॉय है, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने गया है, तो वहां पर वो कैसा एक्ट करेगा, वो सबमिसिव एक्ट करेगा इन फ्रंट ऑफ हिज बॉस या फिर हर बॉस। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि भाई अगर यहाँ पर मैंने अपना एग्रेशन शो किया तो मेरी नौकरी चली जाएगी।
है ना। तो सिंपल सी चीज है कि भाई इंसान का जो एक्सटर्नल सिचुएशंस होती हैं वो क्या करती हैं, उसके बिहेवियर को, उसकी सारी चीजों को इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। तो एक पर्सन जो होगा उसका बिहेवियर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड किससे होगा, सिचुएशनल एक्सटर्नल फैक्टर से होगा। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2020 के अंदर आया था 1 मार्कर में, एंड वहां पर मैंने एग्जामिनेशन दिया था, तो यहाँ पर मेरा 1 मार्क कटा था। तो प्लीज तुम लोग ये चीज मत करना कि यहाँ पर 1 मार्क कटवा कर आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। दूसरी चीज यहाँ, ये तो पूरी एक अपनी डेफिनेशन पार्ट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, कि किस तरीके से आपको जो लिखनी है वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर जो कीवर्ड्स हैं वो हैं डिस्टिंक्टिवनेस, वेरिएशंस एंड कैरेक्टर्स एंड बिहेवियरल पैटर्न्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं दैट इज फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल, ठीक है। फिजिकल के अंदर क्या आ जाता है, आपका हाइट, आपकी वेट, आपकी बॉडी टाइप क्या है ना, तो ये सारे फिजिकल के अंदर आ जाते हैं। साइकोलॉजिकल के अंदर क्या आता है, आपके साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, जैसे कि आप इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो, डोमिनेंट हो, सब में से वो, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी लिस्ट गोज ऑन, ठीक है। तो ये सारे साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। तो डिफरेंट कैसे इंसान कितना डिफरेंट होता है अपने इन कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर पैटर्न्स को लेके, वही होता है इंडिविजुअल डिफरेंस। तो ये दो चीजें आपको आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब अगर यहाँ पर आपको समझ में आ गया है, तो इसके बाद हम आ जाते हैं असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स पर। अब असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट की भी डेफिनेशन आपको याद रखनी है। भाई असेसमेंट क्या होता है, किसी भी चीज का मेजरमेंट, किसी भी चीज का इवेल्युएशन, कैसे आप किसी को मेजर कर रहे हो, इवेल्युएट कैसे कर रहे हो। जैसे आपके एग्जामिनेशन होते हैं, वहां पर आपका मार्क्स इवेल्युएशन होता है कि इतने इस मार्क्स में, मतलब इस क्वेश्चन में इतने मार्क्स आए, इस क्वेश्चन में इतने मार्क्स आए, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर हम किसका असेसमेंट करेंगे, यहाँ पर बात हो रही है साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स की। तो हम यहाँ पर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स का असेसमेंट करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, इवेल्युएशन करेंगे, बाय यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल मेथड्स, है ना। हम मल्टीपल मेथड्स का या फिर साइंटिफिक प्रोसीजर्स का यूज करके क्या करेंगे, असेसमेंट करते हैं किस चीज का, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स का। तो यही होती है हमारी असेसमेंट की डेफिनेशन। अब भाई हमारे पास दो टाइप के असेसमेंट होते हैं, पहला तो होता है फॉर्मल असेसमेंट, दूसरा होता है इनफॉर्मल असेसमेंट। फॉर्मल असेसमेंट वो होता है जहां पर साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं आपके ट्रेंड होते हैं, है ना। इसमें 3 वर्ड्स बिल्कुल याद कर लेने हैं। साइकोलॉजिकल आपका ये जो होता है ना, फॉर्मल असेसमेंट, ये होता है ऑब्जेक्टिव, स्टैंडर्डाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव होता है कि डिफरेंट पीपल अगर टेस्ट करेंगे तो उनका सेम आंसर आएगा। ऑर्गेनाइज्ड होता है, एक पूरा उसका पैटर्न होता है, सिस्टमेटिकली पैटर्न को फॉलो करता है, और स्टैंडर्डाइज्ड होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मल असेसमेंट के फीचर्स होते हैं। तो आपको ये तीनों तो याद ही रखने हैं, भले से इसका निमोनिक कर लो, फर्स्ट लेटर टेक्निक याद कर लो, या फिर ऐसे ही याद कर लो। सेकेंड होता है इनफॉर्मल असेसमेंट। इनफॉर्मल असेसमेंट क्या होता है, ये सब्जेक्टिव होता है, मतलब अलग अलग लोगों की इंटरप्रिटेशन अलग अलग वेरी करेंगे इसके आंसर्स। दूसरा, वेरीज केस टू केस, है ना, जितने केस होंगे केस टू केस और पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है। तो ये होता है इनफॉर्मल असेसमेंट। सो दिस इज आवर असेसमेंट पार्ट। इसके बाद हमारा आ जाता है कि भाई हमारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स में 5 डोमेन्स बताए गए हैं। कितने डोमेन्स बताए गए हैं, 5 डोमेन्स बताए गए हैं, ठीक है। अब इसको हमें कैसे याद रखना है, पहला होता है इंटेलिजेंस, ठीक है। इंटेलिजेंस को यहाँ पर बताया गया है कि इंटेलिजेंस एक ग्लोबल कैपेसिटी होती है। कैसी, ग्लोबल कैपेसिटी होती है किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करने की, है ना। उसके बाद रेशनली थिंक करने की, है ना, लॉजिकली क्रिएटिवली तुम थिंकिंग करोगे, एंड यूज जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उनको इफेक्टिवली उनका यूज करोगे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या फिर जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो वो सॉल्व करने के लिए। तो उस इंसान को हम क्या बोलेंगे, इंटेलिजेंट पर्सन बोलेंगे, जिसके पास ये सारी एबिलिटीज होंगी, रेशनली थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द वर्ड, और अपने पास जितनी रिसोर्सेज है उनको इफिशिएंटली यूज कर पा रहा है, तो मतलब वो एक इंटेलिजेंट पर्सन है। दूसरा आता है तुम्हारा एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड क्या होता है, अंडरलाइंग पोटेंशियल, किसी भी स्किल को एक्वायर करने के लिए जो तुम्हारा अंडरलाइंग पोटेंशियल होता है, दैट इज एप्टीट्यूड, ठीक है। तो ये हो गया एप्टीट्यूड। अब मान लो कि तुम्हारे पास ऑलरेडी एक एप्टीट्यूड है, किसी इंसान को बहुत अच्छा मैकेनिक्स, उसने कोई ट्रेनिंग नहीं ली, उसने कोई भी कुछ नहीं किया, है ना, कोई कोर्स नहीं किया, बट स्टिल उसके पास क्या है, एक अपने अंदर से एक अंडरलाइन पोटेंशियल है कि वो चीजों को ठीक कर देता है ना। बैठा हुआ है, उसको किसी ने बोला कि यार ये चीज खराब होगी, तो उसने थोड़ा थोड़ा ट्राई किया एंड ठीक कर लिया वो चीज, है ना। कुछ कुछ लोग होते हैं,
मैकेनिक्स में बहुत अच्छे होते हैं वो, वाइल उन्होंने ट्रेनिंग भी नहीं ली होती है, ठीक है। अब उनको अगर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक अंडरलाइन पोटेंशियल है चीज़ों को एक्वायर करने का, स्किल को एक्वायर करने का, तो क्या होगा, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, है ना। अगर उनको मैकेनिकल इंजीनियर बनाया जाए तो वो बहुत अच्छा अचीव करेंगे अपनी लाइफ में। इसके बाद क्या आ जाता है, इसके बाद आता है हमारा इंटरेस्ट, किसी भी एक्टिविटी में इंगेज होने की जो हमारी प्रेफरेंस होती है। जैसे आपकी प्रेफरेंस है साइकोलॉजी पढ़ने की, है ना, जैसे आपकी प्रेफरेंस है कि आपने साइकोलॉजी ऑप्ट किया, तो दैट इज योर प्रेफरेंस, तो व्हाट इज दिस, इंटरेस्ट, ठीक है। किसी भी स्पेसिफिक सिचुएशन में, किसी भी स्पेसिफिक एक्टिविटी में इंगेज होने की जो आपकी प्रेफरेंस होती है, दैट इज योर इंटरेस्ट, ठीक। इसके बाद आ जाता है पर्सनालिटी क्या होती है। अब जैसे हमने बहुत बार सुना होगा यार उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, तो ये पर्सनालिटी आखिर होता क्या है। किसी भी इंसान के रिलेटिवली इंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसको एक दूसरे इंसान से डिफरेंट बनाते हैं, अलग बनाते हैं, जैसे कि क्या। अब मैम रिलेटिवली इंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, जो आपके स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, है ना, जो आप एकदम से चेंज नहीं कर सकते किसी के अंदर से। अब किसी की पर्सनालिटी अगर डोमिनेंट है तो वो है ना, आप उसको अचानक से चेंज नहीं कर सकते, तो वो क्या है, रिलेटिवली इंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक है उसका। इसके बाद आता है हमारा वैल्यूज। व्हाट इज वैल्यूज, जो हमारे एंड्योरिंग बिलीव्स होते हैं, है ना, हमारे स्टेबल बिलीव्स होते हैं हमारे आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर के लिए। अब किसी की आदत है, उसकी वैल्यूज है कि मेरे को अपनी लाइफ जो है ऑनेस्टी के साथ बितानी है ना, मेरे को ऑनेस्ट लाइफ चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो ट्रूथफुल रहेगा, ऑनेस्ट रहेगा, अपने काम को लेके क्या रहेगा, बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट रहेगा, तो चीजें क्या रहेंगी उसके लिए, तो उसकी ये वैल्यू हो गई, है ना। किसी के एंड्योरिंग बिलीव्स क्या होते हैं, वैल्यूज होती है। तो दिस इज योर 5 डोमेन्स, ठीक है। अब यहाँ से आपके 1 मार्कर भी आ सकते हैं, है ना, एमसीक्यू आ सकता है, या फिर आपके डोमेन्स पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये हैं आपके डोमेन्स। इसी के साथ हमारे पास होते हैं कुछ असेसमेंट मेथड्स, है ना। जिन मेथड्स की हमने बात कहाँ की थी, हमने इन मेथड्स की बात की थी यहाँ पर, है ना, कि भाई कुछ मेथड्स का यूज करके हम क्या करते हैं, इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स का इवेल्युएशन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, हमने यहाँ पर बात की थी। अब यही असेसमेंट मेथड्स हमने यहाँ पर पढ़ने हैं। कौन से हैं असेसमेंट मेथड्स, तो देख लीजिए। पहला, हमारे पास कितने असेसमेंट मेथड्स हैं, अगेन हमारे पास 5 असेसमेंट मेथड्स है। अब आपको कभी भी डोमेन और असेसमेंट मेथड्स में क्या नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। मेथड्स कौन से होते हैं, जिससे आप मेजर करे हो, इवैल्यूएट करे हो, किसका, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स का, और डोमेन्स क्या है, आपके इंटेलिजेंस, आपकी वैल्यूज, ये सारे आपके डोमेन्स हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला आ जाता है साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट कैसा होता है, ये एक ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्डाइज्ड मेजर होता है मेंटल बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स को टेस्ट करने के लिए, जो आपका क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज्ड मेजर होता है, ठीक है। दूसरी चीज आपकी क्या होती है, इंटरव्यू। इंटरव्यू में आप क्या करते हो, 1-to-1 इंफॉर्मेशन सीकिंग इज बेसिकली इंटरव्यू, जहां पर आपसे 1-to-1 इंफॉर्मेशन सीख की जाती है। अब इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ग्रुप इंटरव्यूज होते हैं, आपके इंडिविजुअल इंटरव्यूज होते हैं, ग्रुप टू ग्रुप होता है ना, ग्रुप टू इंडिविजुअल होता है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट अभी आपको यहाँ पर सिर्फ इतना ही बताया गया है कि आपका असेसमेंट मेथड होता है इंटरव्यू, ठीक है। इसके बाद आपका आता है केस स्टडी। क्या होता है, किसी भी चीज की इन डेप्थ स्टडी, प्लस इसमें एक प्लस पॉइंट ये भी है कि केस स्टडी जो होता है ये इन सारे मेथड्स को यूज करता है। अगर आप लोगों ने केस स्टडी बनाई होगी, है ना, या फिर केस स्टडी अभी आप बना रहे होगे, तो आपने देखा होगा उसमें आप साइकोलॉजिकल टेस्ट का भी यूज करोगे, इंटरव्यू का भी यूज करोगे, है ना, ऑब्जर्वेशन भी करोगे, और सेल्फ रिपोर्ट भी यूज करोगे। तो इसमें एक केस स्टडी एक ऐसा मेथड है, एक तो ये इन डेप्थ स्टडी होती है, टाइम टेकिंग होती है, दूसरा इसमें सारे ही मेथड्स का यूज होता है, ठीक। इसके बाद आता है आपका ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ऑब्जर्वेशन होता है किसी भी आप बिहेवियर को क्या कर रहे हो, सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड और ऑब्जेक्टिवली रिकॉर्ड कर रहे हो, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैमरा लगा दिया एंड कोई भी चीज आप रिकॉर्ड करते जा रहे हो, नहीं। अगर आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तो वहां पर अगर आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा तो कैसे होता है भाई, पहले आप टॉपिक सिलेक्ट करते हो, फिर आप उस बिहेवियर को रिकॉर्ड करते हो, फिर उसको एनालाइज करते हो, है ना। तो बेसिकली दैट इज ओनली ऑब्जर्वेशन। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद हमारा आता है सेल्फ रिपोर्ट। किसी भी इंसान से उसकी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, है ना, अगर कोई भी आपको पर्सन अपनी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, जैसे उसकी पर्सनल डायरी, है ना, उसके नोट्स, या फिर कोई भी ऐसी चीज जिसमें उसने अपने बारे में चीजें बताई, है ना, अबाउट हर सेल्फ और हिमसेल्फ, सेल्फ के बारे में यहाँ पर बात की जाएगी, है ना। तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा सेल्फ रिपोर्ट। इसमें बात ही सेल्फ की जा रही है, सेल्फ रिपोर्ट मतलब कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी अपने खुद के बारे में, वो होता है सेल्फ रिपोर्ट। तो यहाँ थे आपके ये 5 असेसमेंट मेथड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैंने एक स्टार भी लगाया हुआ है, मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है इंटेलिजेंस।
अब इंटेलिजेंस में एक चीज बहुत अच्छे से याद रखनी है कि इन टोटल इंटेलिजेंस की जो है हमारे पास 4 डेफिनेशंस हैं, ठीक है। 4 डेफिनेशंस हैं हमारी किसके लिए, इंटेलिजेंस के लिए, जिसमें से एक डेफिनेशन जो है वो हमें ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने दी है और बाकी की 3 जो डेफिनेशंस है वो हमें हमारे साइकोलॉजिस्ट रिसर्चर्स ने दी है, ठीक है। तो अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि 3 साइकोलॉजिस्ट वाली आपको डेफिनेशंस बतानी है इंटेलिजेंस की, तो आपको कौन सी वाली बता के आनी है, ये वाली, ना कि ये वाली। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी अगर वहां पर स्पेसिफाइड नहीं है तो आप यूज कर सकते हो इसको, अगर वहां पर स्पेसिफाइड है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने कौन सी दी थी तो भी आप इसको यूज कर सकते हो, बट अगर वहां पर ये स्पेसिफाइड है कि किसी साइकोलॉजिस्ट या रिसर्चर ने आपको कौन सी डेफिनेशंस दी थी, 3 डेफिनेशन बताइए इंटेलिजेंस की, तो आपको यही लिख के आनी है। अगर ये लिख के आओगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाती है पहली आपकी डेफिनेशन, दैट इज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने जो दी थी, वो बोलते हैं भाई ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग पावर ऑफ परसीविंग, लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग, नोइंग इज कॉल्ड इंटेलिजेंस, ठीक है। आपकी पावर किस चीज की, परसीविंग की, लर्निंग की, अंडरस्टैंडिंग की, नोइंग की, इन सारी पावर्स जिसके पास होती हैं अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वो इंटेलिजेंट होता है। उसके बाद आता है ऑल्फ्रेड बिने। ऑल्फ्रेड बिने ने क्या दी है आपकी, ऑल्फ्रेड बिने ने आपकी दी है एबिलिटी टू जज वेल, अंडरस्टैंड वेल एंड रीजन वेल। ये डेफिनेशन जो है आपकी किसने दी है, ऑल्फ्रेड बिने ने दी है। इसके बाद विशलर की डेफिनेशन आती है जो हमने अभी पढ़ी भी थी, कौन सी, ग्लोबल एंड एग्रीगेट कैपेसिटी टू थिंक रैशनली, एक्ट पर्पसफुली एंड डील इफेक्टिवली विद एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। कि भाई आपकी एक ग्लोबल कैपेसिटी रेशनल थिंक करने की, पर्पसफुली एक्ट करने की, है ना, उद्देश्य है तभी एक्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर रहे हो, है ना, और क्या, डील इफेक्टिवली विद एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के साथ इफेक्टिवली डील कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि कोई भी सिचुएशन आ रही है तो हार जा रहे हो या फिर स्ट्रेस ले रहे हो, है ना। अगर आप इफेक्टिवली अपने एनवायरनमेंट के साथ डील कर पा रहे हो, उसके साथ अडेप्ट कर पा रहे हो, तो क्या होती है भाई, अकॉर्डिंग टू विशलर वो इंसान इंटेलिजेंट होता है। इसके बाद गार्डनर एंड स्टर्नबर्ग क्या बोलते हैं कि इंटेलिजेंट पर्सन नॉट ओनली अडेप्ट्स टू एनवायरनमेंट बट आल्सो शेप्स एंड मॉडिफाइज इट। इन्होंने बोला कि भाई सिर्फ और सिर्फ अडेप्ट करना, डील करना, इफेक्टिवली डील करना एनवायरनमेंट से, सिर्फ यही इंटेलिजेंस नहीं होती, इंटेलिजेंस ये भी होती है कि आप कितनी अच्छे से अपने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर रहे हो अपने अकॉर्डिंग, है ना। सिर्फ ये नहीं है कि उसे डील करते जा रहे हो, डील करते जा रहे हो, उसको आप शेप भी कर रहे हो, उसको मॉडिफाई भी कर रहे हो अपने अकॉर्डिंग, है ना। तो ये कुछ 4 डेफिनेशंस है इंटेलिजेंस की जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हमारा आ जाता है, इसके बाद हमारे आ जाते हैं 2 ब्रॉड अप्रोचेस। अब इसके अंदर आएंगी हमारी थ्योरीज, है ना, कि क्या आएंगी इसके अंदर, हमारी थ्योरीज आएंगी जो कि बहुत मेन पार्ट है हमारे इस चैप्टर का, पूरे चैप्टर का। अभी तक हम थोड़ी लाइट लाइट सा चीजें पढ़ रहे थे, डेफिनेशंस पढ़ रहे थे, टाइप्स पढ़ रहे थे, डोमेन्स पढ़ रहे थे, मेथड्स पढ़ रहे थे, बट अब आया है मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर। 2 अप्रोचेस होते हैं हमारे पास, है ना, अकॉर्डिंग टू इंटेलिजेंस 2 अप्रोचेस होते हैं, एक होता है साइकोमेट्रिक अप्रोच, दूसरा होता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। साइकोमेट्रिक अप्रोच के अकॉर्डिंग जो इंटेलिजेंस है वो एक एग्रीगेट एबिलिटी है ना, जिसको आप सिंगल इंडेक्स में एक्सप्रेस करते हो। दूसरा आता है आपका इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। अब ये जो प्रोसेसिंग अप्रोच है ये फोकस करता है तुम्हारी प्रोसेसेस पर, तुम्हारी पर्सन रीजंस पर, और तुम्हारे कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो इन चीजों पर। तो ये किस पर फोकस कर रहा है आपका, इन सारी चीजों पर, ठीक है। तो ये होता है हमारे क्या, ये होते हैं हमारे 2 ब्रॉड अप्रोचेस। पहला जो अप्रोच है हमारा साइकोमेट्रिक अप्रोच, इसके अंदर कुछ 5 थ्योरीज आती हैं। फर्स्ट 3 थ्योरीज इज आपकी ऑल्फ्रेड बिने की, चार्ल्स स्पीयरमैन की और लुइस थर्स्टन की, ठीक है। अब ये जो 3 है ये मेन है, मैं आपको बता देती हूँ एक फ्लो चार्ट बनाकर यहाँ पर, कि जो हमारा साइकोमेट्रिक अप्रोच है उसके अंदर हमारी मेन 3 थ्योरीज आती हैं, ठीक है। पहली आती है, पहली हमारी जो है दैट इज यूनी फैक्टर, ठीक है, जो कि ऑल्फ्रेड बिने ने दी है। इनके अकॉर्डिंग भाई इंटेलिजेंस जो होती है एक एबिलिटी होती है, एक सेट ऑफ एबिलिटी होती है जिससे आप सारे ही अपने काम परफॉर्म करते हो। दूसरी होती है हमारी टू फैक्टर, जो कि आपके चार्ल्स स्पीयरमैन ने दी थी। और तीसरी है आपकी थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। तो यहां पर मैं लिख दे रही हूं इसको, थ्योरी ऑफ, ठीक है, थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की
बाद दो थ्योरीज आती हैं, पहला हायरार्किकल मॉडल वाली थ्योरी और दूसरी तुम्हारी स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल। ठीक है, तो ये दो थ्योरीज आती हैं, एक तो तुम्हारी हायरार्किकल मॉडल और दूसरी तुम्हारी स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट वाली। ठीक है, तो ये आपकी इस तरीके से साइकोमेट्रिक अप्रोच में थ्योरीज हैं जो कि आपको लर्न करनी है। अब फटाफट से इनको देख लेते हैं। पहली तुम्हारी थ्योरी आती है यूनिफैक्टर थ्योरी, जो कि ऑल्फ्रेड बिने ने दी थी। अकॉर्डिंग टू हिम इंटेलिजेंस एक कॉमन सेट ऑफ एबिलिटीज होती है ना, कि जितनी भी चीजें करोगे, एक ही फैक्टर है इंटेलिजेंस, सारी चीजें इसी से होंगी। अभी इसको इसीलिए क्रिटिसाइज भी बहुत ज्यादा किया गया, ऑल्फ्रेड बिने की थ्योरी को इसीलिए क्रिटिसाइज भी बहुत ज्यादा किया गया। उन्होंने बोला कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ एक सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटी को आप इंटेलिजेंस बोल रहे हो, सिर्फ यही है सारी चीजों को काम करने में, या फिर कोई भी अगर आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, तो क्या ये सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटी से उसी एक सेट ऑफ एबिलिटी से पॉसिबल है? तो इसके बाद आपकी 1927 के अंदर चार्ल्स स्पीयरमैन आए, इन्होंने टू फैक्टर थ्योरी दी। ये बोलते हैं कि नहीं, दो फैक्टर्स होते हैं, एक नहीं दो फैक्टर होते हैं। ठीक है, टू फैक्टर होते हैं। एक होता है जी फैक्टर, जो कि होता है जनरल, कॉमन टू ऑल टास्क, मतलब कोई भी टास्क करोगे तो उसके लिए आपका जनरल फैक्टर आ जाता है ना, कोई भी काम परफॉर्म करोगे तो। दूसरा होता है एस फैक्टर। एस फैक्टर क्या होता है? स्पेसिफिक फैक्टर, जो आप स्पेसिफिक एबिलिटीज के लिए यूज करोगे, है ना। और यहाँ पर फैक्टर एनालिसिस का यूज किया गया था, किस लिए? आपकी इसको चेक करने के लिए, असेस करने के लिए। ठीक है, फैक्टर एनालिसिस को यूज किया गया था। इसके बाद आपके आते हैं लुइस थर्स्टन, जिन्होंने क्या दी है? थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज दी है। थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज किसने दी है? लुइस थर्स्टन ने दी है। अब यहाँ पर मैंने सिर्फ उनके सरनेम्स लिखे हुए हैं, बट आई एम स्पीकिंग द नेम्स ऑफ द थ्योरीज, जो रिसर्चर्स जिन्होंने भी आपकी थ्योरीज दी हैं। तो आप प्लीज वहां पर नोट और मेंशन कर लेना, एंड आप एनसीईआरटी से रिवाइज कर रहे होगे तो वहां पर भी सारी चीजें मेंशन होंगी। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस के अंदर 7 इंडिपेंडेंट एबिलिटीज होती हैं। क्या होती हैं? 7 इंडिपेंडेंट एबिलिटीज होती हैं, जिसमें आपकी वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, न्यूमेरिकल एबिलिटीज, स्पेशल रिलेशंस, परसेप्चुअल स्पीड, वर्ड फ्लुएंसी, मेमोरी एंड इंडक्टिव रीजनिंग आती है ना। अब जैसे वर्बल कॉम्प्रिहेंशन किसके पास होता है, न्यूमेरिकल एबिलिटीज आपके साइंटिस्ट और आपके जो मैथमेटिशियंस होते हैं इनके पास होती है ना। वर्बल किनके पास होती है? जो बहुत फ्लुएंट होते हैं लैंग्वेज वगैरह में, है ना। स्पेशल रिलेशंस किसके पास होती है? आपके जो पायलट्स होते हैं, है ना, इन लोगों के पास। इसके बाद और तुम्हारे परसेप्चुअल स्पीड्स किसके पास होती है? वर्ड फ्लुएंसी किनके पास होती है? पोइट्स वगैरह के पास, है ना, जो बहुत अच्छे से वर्ड्स का यूज कर पाते हैं। मेमोरी, है ना, जिनके अंदर मेमोरी बहुत पावरफुल होती है। और इंडक्टिव रीजनिंग, है ना, रीजनिंग में जो लोग बहुत अच्छे होते हैं। तो ये इन्होंने 7 इंडिपेंडेंट आपकी एबिलिटीज बताई थी इन थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। इसके बाद हमारी आती है, इसके बाद हमारी ये जो दो थ्योरीज, थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज के बाद ही आई हैं, इसी के अंदर बताई जाती है कि आई है। पहली है आर्थर जेनसन की हायरार्किकल मॉडल। आर्थर जेनसन की हायरार्किकल मॉडल, जिनमें इन्होंने लेवल 1 और लेवल 2 जो है लर्निंग बताई है। पहली होती है एसोसिएटिव लर्निंग, कि मैंने आपको ये पीपीटी प्रोवाइड की और आपने एज इट इज याद करके एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन आया तो एक एक वर्ड कॉपी वैसा ही कॉपी पेस्ट कर दिया। तो ये क्या है? रोट लर्निंग है, एसोसिएटिव लर्निंग है। सेकंड क्या होती है? सेकंड होती है हमारी लेवल 2, मतलब कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस, जहां पर आप क्या कर रहे हो? हाई ऑर्डर थिंकिंग का यूज कर रहे हो, हाई ऑर्डर स्किल्स का यूज करके इनपुट को ज्यादा, मतलब इनपुट से ज्यादा इफेक्टिव अपना आउटपुट दे रहे हो। अब इसको मैं एक वर्ड में लिख देती हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। जहां पर इनपुट इज इक्वल्स टू आउटपुट, दैट इज योर लेवल 1। लेवल 2 क्या है? जहां पर इनपुट से बहुत ज्यादा इफेक्टिव है आउटपुट, दैट इज योर लेवल 2। ठीक है, तो ये है बेसिकली हायरार्किकल मॉडल, बहुत इजी आर्थर जेनसन का, इन्होंने बस यही बताया है। दूसरा है जेपी गिलफर्ड का तुम्हारा स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल। इन्होंने बोला है कि भैया देखो यहाँ पर होते हैं 3 डायमेंशन, जो थ्योरी दी इन्होंने बोला है कि 3D होती है, 3 डायमेंशन होती है। 3 चीजें होती है यहाँ पर, पहला ऑपरेशंस होता है, दूसरा तुम्हारा कंटेंट्स होता है और तीसरा डायमेंशन होता है तुम्हारा प्रोडक्ट्स। और ये जो है बेसिकली ये मेन चीज इन्होंने बताई है कि प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो 180 सेल्स इस टाइप से कुछ कैटेगराइज किए जाते हैं 6 into 5 into 6 की कैटेगरीज में, जिसमें यूनिट्स, क्लासेस एंड डिफरेंट चीजें होती हैं। यूनिट्स एंड क्लासेस याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें जो है सेकेंडरी है। बस ये 2 वर्ड्स भी याद रखोगे और एटसेट्रा लिख के आ जाओगे तो भी मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑपरेशंस क्या होता है? ऑपरेशन होता है जो इंसान, जो रिस्पोंडेंट जो है, इनपुट जो ले रहा है, जो है ना, जो लर्न कर रहा है या फिर जो भी चीज कर रहा है रिस्पोंडेंट, है ना, वो क्या कर रहा है ना। ऑपरेशंस बेसिकली क्या होता है? जो रिस्पोंडेंट कर रहा है। सेकेंड चीज कॉन्टेक्ट।
कंटेंट, सॉरी, कंटेंट क्या होता है? नेचर ऑफ मटेरियल। जैसे अभी आपका नेचर ऑफ मटेरियल क्या है? आपके फोन की स्क्रीन, मेरा ये बोर्ड, मैं पीपीटी से पढ़ा रही हूँ, ये पीपीटी है ना, तो ये क्या है? नेचर ऑफ मटेरियल। तो ये क्या है आपका? कंटेंट। तीसरी चीज प्रोडक्ट। अब आपका किस फॉर्म में आप अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करोगे, दैट इज बेसिकली व्हाट? दैट इज बेसिकली योर प्रोडक्ट इज। क्या प्रोडक्ट है ना? क्या अभी तक इन्फॉर्मेशन रिस्पोंडेंट ने क्या इन्फॉर्मेशन प्रोसेस की, किस फॉर्म में की, है ना? अब ये जो प्रोडक्ट है, इसी को आप किस में क्लासिफाई करते हो? यूनिट्स में, क्लासेस में, एंड डिफरेंट चीजों में करते हो। और इसकी ये जो क्लासिफिकेशन है, ये आपको याद रखनी है 6x5x6 की कैटेगरीज में, है ना? क्लासिफिकेशन इसका आपको याद रखना है। इसके बाद हमें स्टार्ट करना है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में आपके पास पहली थ्योरी जो आती है, दैट इज गार्डनर की थ्योरी, है ना? थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने 3 स्टार्स लगाए हुए हैं। यहाँ से काफी टाइम में 1 मार्कर आ जाते हैं, और भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी पूरी थ्योरी पूछ ली जाती है। तो ये बहुत ही इजी थ्योरी है, प्लस इसमें बहुत ही स्कोर आप इजीली कर सकते हो अगर आपने समझ ली तो। मैंने यहाँ पर एक टेबल के फॉर्म में आपको यहाँ पर बताया हुआ है, जिससे आपको इजीली चीजें लर्न हो जाएंगी। तो भाई ये जो है आपकी हावर्ड गार्डनर ने दी थी। अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि इंटेलिजेंस ना ही सिंगल होती है, ना ही ये 2 फैक्टर में होती है। यहाँ पर इंटेलिजेंस के 8 इंडिपेंडेंट टाइप्स बताए हैं जो एग्जिस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू हावर्ड गार्डनर। ठीक है, वन टाइप बीइंग हाई डजंट मीन हाई और लो ऑन अदर्स। मतलब अगर आपके पास एक इंटेलिजेंस है, मान लो लिंग्विस्टिक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी इंटेलिजेंस नहीं होगी। या फिर अगर आपके पास एक इंटेलिजेंस है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारी ही इंटेलिजेंस आपके पास होंगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारी इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो पहली एबिलिटी आपकी जो इंटेलिजेंस टाइप बताया गया, दैट इज योर लिंग्विस्टिक। जो पर्सन इजिली अपनी जो मतलब आपकी लैंग्वेज होती है, या फिर उसको यूज कर पाते हैं, या फिर उसको प्रोड्यूस कर पाते हैं इजिली, दैट इज योर पोइट्स एंड राइटर्स। इसके बाद आपकी आती है लॉजिकल मैथमेटिकल, जो कि आपकी लॉजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जो कि साइंटिस्ट के पास होती है आपके। इसके बाद आपकी आती है स्पेशल, है ना, कि कितने अच्छे से आप विजुअल इमेजेस को क्या कर पा रहे हो, फॉर्म कर पा रहे हो, ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हो। तो दैट इज योर स्पेशल इंटेलिजेंस, एंड जो कि आपके पायलट्स, आर्किटेक्ट्स, स्कल्पटर्स के पास होती है। इसके बाद आती है आपकी म्यूजिकल, जो आपकी म्यूजिशियंस के पास होती है। देन योर बॉडीली काइनेस्थेटिक, कि कितनी इजीली आप अपनी बॉडी पार्ट्स को क्या कर पा रहे हो, बॉडी पोर्शंस को यूज कर पा रहे हो, है ना, उनको कितना फ्लेक्सिबली एंड क्रिएटिवली यूज कर पा रहे हो। तो दैट इज एथलीट्स के पास होती है, डांसर्स के पास होती है, सर्जन्स के पास होती है ना, फिंगर्स का यूज करते हैं वो, जिम्नास्ट के पास होती है ना, तो इन सभी के पास होती है। इसके बाद आती है इंटरपर्सनल वर्सेस इंट्रापर्सनल। अब हमेशा इंटर सुन के लोगों को लगता है कि ये उनकी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए होगी, है ना, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ होगा, बट ऐसा नहीं होता है। जो इंटरपर्सन होता है वो आपके दूसरों की मोटिव्स या फीलिंग्स को समझने के लिए एबिलिटी होती है, इंटेलिजेंस होती है, जो कि आपके साइकोलॉजिस्ट के पास, काउंसलर्स के पास, पॉलिटिशियंस के पास होती है, दूसरों को समझने की, उनके मोटिव समझने की ज्यादा अच्छी कला, है ना। और ये जो होती है आपकी इंट्रापर्सनल, वो खुद के लिए होती है, कि कितना इजीली आप खुद की फीलिंग्स को, खुद के मोटिव्स को समझ पा रहे हो। दैट इज योर फिलोसोफर, स्पिरिचुअल लीडर्स के पास। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है नेचुरलिस्टिक, जो कि तुम्हारी नेचर को समझने की, है ना, जो भी नेचर में चीजें हैं, फ्लोरा फोना, है ना, ये सारी चीजों को आप कितनी अच्छे से, कितनी इजीली इनको समझ पाते हो, फील कर पाते हो। दैट इज आपके बॉटनिस्ट के पास होती है, जूलॉजिस्ट के पास होती है ना, आपके एग्रीकल्चर में जो होते हैं फार्मर्स, उनके पास होती है। तो इन सभी के पास ये इंटेलिजेंस होती है। तो ये आपकी कुछ 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस यहाँ पर बताई गई थी, जिनको आप लर्न कर लो, बहुत ही ईजी है। ठीक है, इनको अगर आप फर्स्ट लेटर टेक्निक बनाकर भी लर्न करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस कंप्लीट होती है। इसके बाद आपकी आती है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की ट्रायर्किक थ्योरी। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की ट्रायर्किक थ्योरी जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जो कि आपकी इन्होंने इंटेलिजेंस की एक डेफिनेशन भी दी थी, एबिलिटी टू अडेप्ट, शेप एंड सिलेक्ट एनवायरनमेंट वाली, जो कि मैंने आपको पहले बताई थी। अब अकॉर्डिंग टू हिम, यहाँ पर इन्होंने जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच का यूज करके ये जो थ्योरी दी है, यहाँ पर इन्होंने 3 टाइप बताए हैं। पहला कंपोनेंशियल, दूसरा एक्सपीरियंशियल, एंड तीसरा कॉन्टेक्चुअल। जो कंपोनेंशियल होता है उसको एनालिटिकल भी बोला जाता है ना, जो कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को शो करता है। जो लोग स्कूल में सक्सीड करते हैं उनके पास ये इंटेलिजेंस होती है। अब इसमें 3 पार्ट बताए गए हैं, पहला नॉलेज, दूसरा मेटा, और तीसरा तुम्हारा परफॉर्मेंस कंपोनेंट। ठीक है, तो ये तुम्हारे 3 कंपोनेंट्स यहाँ पर बताए गए हैं। जो मेटा है तुम्हारी प्लानिंग के लिए है, और परफॉर्मेंस तुम्हारी जो भी तुम परफॉर्म कर रहे हो, टास्क परफॉर्म कर रहे हो, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और नॉलेज एक्विजिशन मतलब तुम्हारी नॉलेज एक्वायरिंग स्किल। ठीक है, तो ये 3 तुम्हारे बताए गए हैं यहाँ पर। इसके बाद तुम्हारा एक्सपीरियंशियल आ जाता है। एक्सपीरियंशियल में क्या होता है तुम्हारा,
पास्ट एक्सपीरियंसेस का यूज करके तुम कितनी क्रिएटिवली अपनी नोवल प्रॉब्लम्स को क्या कर पा रहे हो, सॉल्व कर पा रहे हो, दैट इज बेसिकली योर एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस या फिर क्रिएटिव इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है चीजें कि कौन सी चीज में क्या इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है आपको। ठीक है, जैसे कंपोनेंशियल में आपका सक्सीड इन स्कूल, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एक्सपीरियंशियल में आपका पास्ट एक्सपीरियंस को यूज करके नोबल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहे हो, है ना। जैसे कि आपके पास्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, अब अगर दोबारा तुम्हारे पास वो चीज आएगी, प्रॉब्लम आएगी, तो तुम उसको कितना क्रिएटिवली सॉल्व कर पाओगे। तीसरी होती है तुम्हारी कॉन्टेक्चुअल या फिर प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। अब इसको ये भी बोला जाता है कि जिन लोगों के अंदर ये बहुत ज्यादा होती है वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सीड करते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो स्कूल में सक्सीड करते हैं दैट इज योर कंपोनेंशियल या एनालिटिकल, और जो लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं वो तुम्हारी कॉन्टेक्चुअल या फिर प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के लिए होते हैं। ठीक है, अब इन लोगों को स्ट्रीट स्मार्टनेस भी बोला जाता है जिनके पास ये इंटेलिजेंस होती है, और बोला जाता है कि बिजनेस सेंस होता है इन लोगों में बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इनको कॉन्टेक्चुअल या फिर प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस वाले लोग बोला जाता है। तो ये बेसिकली आपकी बहुत ही इजी सी ट्रायर्किक थ्योरी थी, लोगों को लगता है बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये आपके 3 पार्ट्स आ जाते हैं कंपोनेंशियल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, डरना नहीं है, बस ये 3 चीजें आपको याद रखनी है और इस तरीके से आपको इजीली एक वर्ड में चीजों को याद कर लेना है। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाता है पास मॉडल। पास मॉडल किसने दिया है? जेपी दास, नगलीरी एंड कर्बी ने। ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। अब इन्होंने क्या बताया कि इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी जो होती है हमारी, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, है ना, ये क्या होती है, यहाँ पर इंटरडिपेंडेंट फंक्शनिंग होती है 3 न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स की, है ना, जिसको आपके फंक्शनल ब्रेन यूनिट भी बोला जाता है। 3 न्यूरोलॉजिकल सिस्टम जो आपके होते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ कंपोनेंट्स बताए हैं और उनके फंक्शंस बताए हैं, जैसे कि क्या, पहला होता है प्लानिंग, जहां पर आपकी स्ट्रैटेजी प्लानिंग हो रही है, किसी चीज को कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे इवेल्युएशन करना है, एक्शन प्लान कैसे बनाना है, वो सारी चीजें होती हैं। दूसरा होता है तुम्हारा अटेंशन अराउजल। अटेंशन अराउजल मतलब, अब जैसे पास है ना, तो PASS, है ना, तो इस तरीके से आपका ये पूरा बताया जा रहा है। तो P फॉर तुम्हारा प्लानिंग, कि कहां पर तुम एक्शन प्लान बनाओगे, स्ट्रेटेजाइज करोगे, चीजें कैसे करनी है। अराउजल मतलब सबसे पहले जो तुम्हें एकदम फटाफट से क्या मिलता है, कोई भी ऑप्टिमल अराउजल मिलता है, अपनी उस पर्टिकुलर स्टिमुलाई पर फोकस करना। अब जैसे मैंने तुमको बोल दिया या फिर तुम्हारे स्कूल टीचर ने तुमको बोल दिया कि कल तुम्हारा टेस्ट है, कल तुम्हारा यूनिट टेस्ट है 3 चैप्टर्स का। ठीक है, अब तुम्हें क्या होगा, अराउजल होगा कि यार मेरे को ये चैप्टर कवर करने हैं, है ना। तो ये क्या है आपका ऑप्टिमल अराउजल, जिससे आप अटेंशन फोकस कर पाओ अपनी स्टिमुलाई पर, या फिर जो भी आपकी चीज है उस पर फोकस कर पाओ, वो क्या होता है अटेंशन या अराउजल का सिचुएशन। ठीक है, कंपोनेंट। इसके बाद होती है सिम्युलटेनियस या सक्सेसिव प्रोसेसिंग, कि किस तरीके से अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करोगे। सिम्युलटेनियस मतलब एक साथ। ठीक है, जैसे आपका इसका एग्जांपल होता है आपका आरपीएम टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सिम्युलटेनियस मतलब इंटीग्रेटिंग इन्फॉर्मेशन इनटू अ पैटर्न एट वंस, एक साथ तुम चीजों को ग्रैब कर रहे हो, मतलब ये चीज देख रहे हो ठीक है, ये मैम पास मॉडल पढ़ा रही है, इसमें क्या है, सारी चीजें पास मॉडल के अंदर ये चीजें आ रही है और सिम्युलटेनियसली ग्रैब कर रहे हो, चीजों ग्रैस्प कर रहे हो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपका आरपीएम टेस्ट हो गया। दूसरा होता है सक्सेसिव। सक्सेसिव मतलब सीरियली, आप एक एक करके चीजों को याद कर रहे हो, है ना। ये क्या है, जैसे 1 2 3, है ना, सीरियल, ABCD सीरियल, है ना। तो ये क्या है आपका सक्सेसिव लर्निंग होता है, जैसे आप डिजिट्स को याद करते हो, टेबल्स को याद करते हो, 2 1 2 2 2 4, तो इस तरीके से आपकी ये होता है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके एक जेपी दास एंड नगलेरी ने क्या बनाया है, एक कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम भी बनाया है, जिसको बैटरी ऑफ टेस्ट भी बोला जाता है। ये आपके 5 to 18 ईयर के बच्चों पर, जो स्कूल किड्स होते हैं उन पर क्या होता है, आप आराम से यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गए आपके सारे साइकोमेट्रिक अप्रोचेस और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोचेस की थ्योरीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, इनको आपको हमेशा अच्छे से याद रखना है। इसके बाद हमारा पार्ट आ जाता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस में किस तरीके से लोग जो होते हैं डिफर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 2 स्टडीज बताई गई हैं, एक नेचर, दूसरी नर्चर। ठीक है, अब दोनों की ही स्टडीज के लिए दो स्टडीज आपकी फेवर में बताई गई हैं। अब जैसे कि आपकी नेचर के फेवर में 2 स्टडीज बताई गई हैं। पहली कि भाई स्टडीज की जाती हैं आइडेंटिकल ट्विंस के ऊपर, है ना, जिनको साथ में पाला जाता है, वो 0.90% एक जैसे निकलते हैं। जिनको ट्विंस को सेपरेट कर दिया जाता है वो 0.72, एक ऐसी इस टाइप की इनको बताया गया कि जो सिबलिंग्स होते हैं वो 0.50 जिनको साथ में पाला जाता है, और जिनको 0.25 वो जिनको अलग अलग कर दिया जाता है अर्ली चाइल्डहुड में। तो ये क्या था, नेचर, है ना, ये आपके नेचर को वो कर रहे थे, हेरिडिटी को सपोर्ट कर रही थी ये स्टडीज। नर्चर मतलब, अब यहाँ पर लिख भी देती हूँ जिससे तुम लोगों को कभी कंफ्यूजन ना हो। नेचर का मतलब है तुम्हारा हेरिडिटी, मतलब तुम्हारे जीन्स। नर्चर का मतलब है तुम्हारा इन्वायरमेंट।
ठीक है। अब 2 स्टडीज तुम्हारी हेरिडिटी को सपोर्ट कर रही थी और 2 स्टडीज किसको सपोर्ट कर रही थी, तुम्हारी नर्चर को। दूसरी स्टडी क्या थी, दूसरी स्टडी थी रोल ऑफ नेचर की, कि भाई अडॉप्टिव चिल्ड्रन वाली। ठीक है, अब यहाँ पर एक चिल्ड्रन को अडॉप्ट किया, बट क्या देखा गया, ये देखा गया कि उस चिल्ड्रन की जो इंटेलिजेंस लेवल है वो अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से ज्यादा सिमिलर होती है रेदर देन अपने अडॉप्टेड पेरेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर फिर आ जाता है नर्चर। नर्चर बोलता है कि भाई मेरे को भी इंपॉर्टेंस दो, है ना, तुम सारी इंपॉर्टेंस हेरिडिटी को दे रहे हो, है कि कितने इंटेलिजेंस लेवल सिमिलर होता है उसके जीन्स से, है ना, उसके पेरेंट्स से, उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स से। अब ये आके बताते हैं कि जब अडॉप्टेड चिल्ड्रन पर स्टडी की जा रही थी तो ऐसा देखा गया कि स्टार्टिंग के ईयर्स में तो उनकी जो थी वो सेम थी, इंटेलिजेंस सेम थी, अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स जैसी थी, बट धीरे धीरे वो उनकी अडॉप्टेड पेरेंट्स जैसी हो जाती है। ठीक है, धीरे धीरे अपने क्लोजर हो जाती है, किससे, अडॉप्टिव पेरेंट्स से। दूसरी स्टडी फेवर करती है जो नर्चर का, वो बोलती है कि जिन बच्चों को ज्यादा अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है, ज्यादा अच्छे से रखा जाता है ना, बहुत अच्छे स्कूल्स में फैसिलिटीज बहुत अच्छी दी जाती है, उनका कंपैरेटिवली जिन लोगों को अच्छी फैसिलिटीज नहीं मिल पाती, एनवायरमेंटल डेप्रीवेशन, है ना, क्या करता है, लोअर कर देता है इंटेलिजेंस को। जिनका रिच न्यूट्रिशन होता है, गुड फैमिली बैकग्राउंड होता है, उनका जो होता है कंपैरेटिवली लो फैमिली बैकग्राउंड वालों से क्या होती है, इंटेलिजेंस लेवल हाई होती है। ऐसी ये स्टडी जो है फेवर करती है नर्चर की। तो ये दो स्टडीज थी, आई होप ये बहुत इजीली आप लर्न कर लोगे। इसकी एक टेबल भी मैंने आपकी बना दी है जिससे आपको जल्दी से याद हो जाए, जिनको साथ में रखा जाता है उनकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट मिलती है इंटेलिजेंस लेवल, है ना, 0.90 को रिलेट करती है। फिर ये तो एक बार इसको रीड करोगे तो आराम से आप लोग समझ जाओगे कि भाई क्या होता है बेसिकली, है ना, कि साथ में रखोगे, रियर्ड अपार्ट, है ना, रियर्ड टुगेदर। तो ये एक छोटी सी टेबल है। इसके बाद तुम्हारी आती है असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर तुम्हारी आईक्यू की बात की जाएगी। सबसे पहले बिने एंड साइमन ने क्या किया, 1905 में सबसे पहला फॉर्मल इंटेलिजेंस मेजरमेंट किया, है ना। इन्होंने बोला कि एमए भी एक चीज होती है, सीए तो होती ही होती है, बट एमए भी एक चीज होती है। क्या होता है अभी एमए, मेंटल, है ना, मेंटल एज क्या चीज होती है, मेंटल एज मतलब किसी भी इंसान की इंटेलेक्चुअल, है ना, किसी भी इंसान की क्या है भाई, मेंटल एज क्या होती है, किसी भी इंसान का इंटेलेक्चुअल लेवल उसके एज ग्रुप से रिलेट करके। अब यहाँ पर ये विलियम स्टर्न आए, इन्होंने बोला कि भाई 1912 में आईक्यू का एक कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने कहा कि आईक्यू भी एक चीज होती है, आईक्यू भी एक चीज होती है, और आईक्यू का इन्होंने एक फॉर्मूला दिया जो कि सभी बच्चों को याद होना चाहिए, दैट इज आईक्यू इज इक्वल्स टू एम ए अपॉन सी ए इंटू 100। यहाँ से न्यूमेरिकल जो है बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं आने के। ठीक है, अब आपको लगता होगा यार साइकोलॉजी ले लिया तो ना तो मैथ पढ़ना पड़ेगा ना बायो पढ़नी पड़ेगी, है ना, बट ऐसा नहीं है। साइकोलॉजी के अंदर आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। मैथ्स भी जब आप जाओगे तो स्टैट्स भी आएगा तुम्हारा, है ना, तुम्हारी बायो भी आएगी, न्यूरॉन्स एंड ऑल, ये सारी ही चीजें यहाँ पर होती है। ठीक, तो क्रोनोलॉजिकल एज आपकी बायोलॉजिकल एज होती है, और एमए क्या होती है, आपकी मेंटल एज होती है, जो कि आपका इंटेलेक्चुअल लेवल चेक किया जाता है आपके एज ग्रुप से रिलेट करके। ठीक है, तो यही आपका दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद आपका ये बेल शेप्ड कर्व्ड होता है ना, जो आपकी एनसीईआरटी में भी दिया गया है, जहां पर आपको बताया गया है कि सबसे ज्यादा एवरेज बच्चा होता है जो कि यहाँ मीन पर पाया जाता है ना, 100, जिसकी इंटेलिजेंस क्या होती है यहाँ। ठीक है, इसके बाद आपके यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं आपके बिलो एवरेज, है ना, जिनकी लो एवरेज होती है, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी होती है, बेसिकली इंटेलेक्चुअली डिफिसिट बच्चे। और यहाँ पर आपके कैसे सुपीरियर बच्चे, है ना, जिनकी इंटेलिजेंस लेवल बहुत हाई होती है, बेसिकली सबसे ज्यादा एवरेज पीपल पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये लेवल आईक्यू रेंज भी दिया जाता है आपका कि अब 130 वेरी सुपीरियर, 120 टू 30 सुपीरियर, 110 टू 119 हाई एवरेज, है ना। सबसे ज्यादा एवरेज लोग कहाँ होते हैं, 90 टू 109 के बीच में, 80 टू 89 आपके लो एवरेज होते हैं, 70 टू 79 आपकी बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी आ जाती है, बिलो 70 तुम्हारे इंटेलेक्चुअली डिसेबल लोग आ जाते हैं। बिलो 70 वालों को सभी को आपके किस में कैटेगरी में डाला जाता है, तुम्हारे इंटेलेक्चुअली डिसेबल। ठीक है, अब इंटेलेक्चुअली डिसेबल क्या होता है, तुम्हारी एएएमडी। अब एएएमडी की फुल फॉर्म याद करना इज योर होमवर्क। ठीक है, एएएमडी की फुल फॉर्म जरूर याद कर लेना, यहाँ पर लिख भी देती हूँ जिससे तुम लोगों को याद रहे। फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी एएमडी ने जो डेफिनेशन दी है इंटेलेक्चुअली डिफिशिएंट बच्चों की, दैट इज सिग्निफिकेंटली सब एवरेज जनरल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। मतलब आपकी जनरल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग से उनकी क्या होती है, थोड़ी सी सब एवरेज होती है ना, आपकी उनकी थोड़ी एवरेज बच्चों से कम होती है इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज, जो कि एग्जिस्टिंग
कॉन्करेंटली विद डेफिसिट्स इन अडेप्टिव बिहेवियर। कहाँ पर देखा जाता है कि भाई वो ज्यादा जल्दी से अपने बिहेवियर्स में चीजें चेंजेस नहीं ला पाते, मॉडिफाई नहीं कर पाते उन चीजों को, और ये कब मैनिफेस्ट कर लिया जाता है, उनके डेवलपमेंटल पीरियड्स के दौरान ही मैनिफेस्ट कर लिया जाता है कि कोई बच्चा इंटेलेक्चुअली डेफिसिट है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 to 18 ईयर्स की एज से ही बच्चों को पता कर लिया जाता है कि ये बच्चा इंटेलेक्चुअली डेफिसिट है या नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपके तीन की फीचर्स आते हैं आपके इंटेलेक्चुअली डेफिसिट में। सब एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग होती है इनकी, मतलब इनका आईक्यू जो होता है 70 से बिलो होता है। डेफिसिट इन अडेप्टिव बिहेवियर, इतनी जल्दी इन्वायरमेंट से ना ही अपने बिहेवियर से क्या नहीं कर पाते, अडेप्ट नहीं कर पाते। दूसरा, ऑनसेट ड्यूरिंग डेवलपमेंटल पीरियड, मतलब मैनिफेस्ट कर लिया जाता है या फिर ये इनका जो बिहेवियर है ये कहाँ पर शो हो जाता है, आपके डेवलपमेंटल पीरियड्स, मतलब 0 to 18 ईयर्स में ही पता चल जाता है। अब ये लेवल्स भी दिए गए हैं आपके कि माइल्ड डिफिशियंसी कहाँ होती है 50 to 70 वाले बच्चों में, 55 to 70। मॉडरेट होती है तुम्हारी 35 to 42, 50 to 55। देन सीवियर आपकी होती है 20, 25 to 35, 40। मतलब ये आपके बताए जाते हैं कि माइल्ड में कुछ बच्चे जो होते हैं वो थोड़ा सा कम हेल्प से मतलब कर लेंगे, चीजें कर पाएंगे, मुश्किल से कर पाएंगे बट हो जाएगा। मॉडरेट वालों को बहुत सपोर्ट की जरूरत होती है छोटी छोटी चीजों में भी। सीवियर वालों को उससे भी ज्यादा, वो नहीं कर पाएंगे डेली एक्टिविटीज, है ना, उनको हर चीज के लिए पेरेंट्स को या फिर उनके किसी को सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोफाउंड वाले तो बिस्तर से भी नहीं उठ पाएंगे, है ना, और जल्दी ही ये लोग ज्यादा, मतलब ऐसा भी देखा गया है कि ज्यादा ये लोग जी भी नहीं पाते, है ना। तो बिलो 20 to 25 जो होते हैं आपकी प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअली डिफिशियंसी होती है, जिन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना, कुछ भी काम नहीं कर पाते, मतलब लिटरली ये लोग सिर्फ बेड पर रहना, दैट इज योर प्रोफाउंड वाले। ठीक है, तो ये तीन की फीचर जरूर याद रखना। इसके बाद आते हैं तुम्हारी इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस। अभी हमने डिफिशिएंसी पढ़ी कि डिफिशिएंट बच्चे कैसे होते हैं, अब हमें पढ़ना है गिफ्टेड बच्चे कैसे होते हैं। अब हमने क्या पढ़ा था कि भाई अबव 130 तो वेरी सुपीरियर है ना, बिल्कुल गिफ्टेड बच्चा होता है। तो गिफ्टेडनेस क्या है, एक एक्सेप्शनल जनरल एबिलिटी होती है, वाइड वैरायटी ऑफ एरिया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो एक ही जगह गिफ्टेड होगा, बहुत अच्छा मैथ्स लगा ले रहा है मतलब गिफ्टेड है, नहीं, वाइड वैरायटी ऑफ एरिया, मतलब हर चीज आती होगी उसको, डांस में भी अच्छा है, सिंगिंग में भी अच्छा है। कुछ लोग होते हैं ना जो हर चीज में अच्छे हैं, तो दैट इज योर गिफ्टेडनेस। अब इसके बाद टैलेंट, गिफ्टेडनेस वर्सेस टैलेंट, बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। टैलेंट एक नैरो, है ना, टैलेंट क्या है, एक नैरो और रिमार्केबल एबिलिटी होती है जो कि एक स्पेसिफिक फील्ड में। टैलेंट मतलब खाने में खाना बहुत अच्छा बना लेते हैं, तो ये क्या है, टैलेंट है उसका, फूड बनाना, कुकिंग उसकी टैलेंट है। डांस बहुत अच्छा कर लेता है, तो ये एक स्पेसिफिक फील्ड में उसका क्या है, टैलेंट है। तो ये क्या होता है, नैरोअर होता है, और ये क्या होता है, जनरल एबिलिटी होती है। तो ये इसमें बहुत बड़ा की डिफरेंस है। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या आता है, डिपेंड्स ऑन हाई एबिलिटी प्लस हाई क्रिएटिविटी एंड हाई कमिटमेंट। अब ऐसा देखा गया है कि जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं उनके अंदर ये आपके क्या होते हैं, ये तीन एबिलिटीज होती हैं कि उनकी हाई एबिलिटी होती है, हाई क्रिएटिविटी होती है, और प्लस वो उनकी कमिटमेंट लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आपकी इनके, एडवांस लॉजिकल थिंकिंग, कैसे पता कर सकते हो कि कौन बच्चा गिफ्टेड है ना, तो ये सारी हाई प्रोसेसिंग स्पीड, सुपीरियर इनकी क्या होती है, जनरलाइजेशन होती है, एडवांस क्रिएटिव थिंकिंग होती है, हाई इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है ना, सेल्फ एस्टीम बहुत हाई होती है। तो ये सारी चीजें क्या देखी गई हैं, इनमें पाई गई हैं। सो नाउ वी हैव टू स्टडी हमारे टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। अब हमारे पास तीन बेसिस होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं। ठीक है, पहला होता है एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर। एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर हमारे पास इंडिविजुअल एंड ग्रुप टेस्ट होते हैं। इंडिविजुअल मतलब एक पर्सन पर एक टाइम, एंड ग्रुप टेस्ट मतलब बहुत सारे लोगों पर एक ही टाइम में आप टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज होती है आइटम नेचर के अकॉर्डिंग। ठीक है, आइटम नेचर के बेसिस पर आपके पास तीन टाइप के टेस्ट होते हैं। पहला होता है वर्बल, दूसरा होता है नॉन वर्बल, एंड तीसरा होता है परफॉर्मेंस बेस्ड। वर्बल टेस्ट में लिटरेसी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लिटरेट पीपल के ऊपर किया जा सकता है, ठीक, लैंग्वेज इन्वॉल्व होती है क्योंकि। नॉन वर्बल आपका क्या होता है, पिक्चर्स इलस्ट्रेशन बेस्ड होता है, ठीक है, जैसे आरपीएम टेस्ट आपका, है ना। इसके बाद आपका परफॉर्मेंस जो होता है टेस्ट, ये क्या होता है, यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ परफॉर्म करके दिखाना होता है ना, ऑब्जेक्ट्स मैनिपुलेट करना होता है, जैसे कि आपका कोर्स का ब्लॉक डिजाइन टेस्ट। ठीक, तो ये आपके आइटम नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। परफॉर्मेंस टेस्ट एंड नॉन वर्बल में लिटरेसी होना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब पर किया जा सकता है, बट वर्बल में लिटरेसी होना इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके बाद आता है कल्चर फेयरनेस के ऊपर। अब कल्चर फेयर एंड कल्चर बायस्ड दो टाइप के टेस्ट होते हैं। कल्चर बायस्ड वो होते हैं जो एक कल्चर को ज्यादा सपोर्ट करते हैं एंड उसी पर बायस्ड होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर वेस्टर्न कल्चर का टेस्ट है तो वो वेस्टर्न कल्चर के पीपल के लिए ही वैलिड होगा। कल्चर फेयर सभी के लिए वैलिड होते हैं, कोई स्पेसिफिक कल्चर यहाँ पर नहीं होता। ठीक, तो यहाँ पर आपके यही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक इंडियन टेस्ट एग्जाम्पल है जो कि है भाटियाज बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है।
इसके बाद आपके कुछ मिसयूजेस आते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर, मतलब कि इंटेलिजेंस टेस्ट जो होता है वो किस तरीके से आप मिसयूज हो सकता है ना। ये आपके बॉक्स 1.1 के अंदर दिया गया है। पहला ये कि अगर किसी का पुअर परफॉर्मेंस आ गया इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर, तो उसके साथ एक स्टिग्मा जुड़ जाता है, मतलब एक स्टिग्मा मतलब एक कलंक, ठीक है। जैसे कि क्या, कि वो इंसान जो है उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को लो करता है कि भाई ये बहुत ही ज्यादा डम है ना, ऐसा बोला जाता है कि यार ये तो इंटेलिजेंट नहीं है ना। तो ये सारी चीजें उसके साथ जुड़ जाती हैं। दूसरा, इनवाइट्स डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस। अब अगर किसी का इंटेलिजेंस टेस्ट में क्या होगा, लो आएगा, स्कोर लो आएगा, तो भाई पेरेंट्स उसको कैसे ट्रीट करेंगे या टीचर्स उसको कैसे ट्रीट करेंगे, वहां पर डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है, ठीक। बायस्ड टेस्ट जो होते हैं वो अंडर एस्टिमेट कर देते हैं आईक्यू को, है ना। जो डिसएडवांटेजेड चिल्ड्रंस होते हैं, जो बायस टेस्ट होते हैं, अब मान लो कोई अर्बन एरिया का टेस्ट है, आपने रूरल एरिया के बच्चे पर कर दिया, तो वो कैसा था, डिसएडवांटेज था, और उसके आईक्यू को क्या कर दिया जाएगा भाई, अंडर एस्टिमेट कर दिया जाएगा, है ना। इसके बाद आपका आता है डोंट कैप्चर क्रिएटिविटी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। अब ये जो आपके इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, ये क्या कैप्चर नहीं करते, क्या ये टेस्ट नहीं करते, आपकी क्रिएटिविटी को टेस्ट नहीं करते, है ना। यहाँ पर प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को टेस्ट नहीं किया जाता, जिसकी वजह से यहाँ पर पुअर प्रेडिक्टर आते हैं भाई लाइफ सक्सेस के, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था, है ना। जो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस होती है वो इंसान को सबसे ज्यादा सक्सेसफुल करती है लाइफ में, है ना, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के अंडर जो हमने एक थ्योरी पढ़ी थी वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को क्या कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से आप पुअर प्रेडिक्शन कर पाते हो किसी भी इंसान के सक्सेस होने की लाइफ में, ठीक। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटेलिजेंस टेस्टिंग इन इंडिया। इंडिया के अंदर आपके ये कुछ 4 नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो मैंने आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला आता है तुम्हारा एसएम मोहसिन। एसएम मोहसिन ने आपके हिंदी के अंदर इंटेलिजेंस टेस्ट को पायनियर किया था। दूसरा आता है सीएच राइस, जिन्होंने उर्दू एंड पंजाबी के अंदर टेस्ट दिए थे। तीसरा आता है आपका पीसी महलानोबिस, ठीक है, जिन्होंने बंगाली के अंदर आपके टेस्ट बनाए थे इंटेलिजेंस टेस्ट। और चौथा आता है लॉन्ग एंड मेहता, जिन्होंने आपका मेंटल मेजरमेंट हैंडबुक जो थी वो प्रिपेयर की थी, ठीक है। तो ये 4 नाम इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, वैसे तो एक छोटा सा पैराग्राफ आपकी बुक में दिया हुआ है, बट ये 4 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको मिस मत करना। इसके बाद आपका आता है कल्चर एंड इंटेलिजेंस। कल्चर में सबसे पहला नाम आता है तुम्हारा कल्चर एंड इंटेलिजेंस में वाइगोट स्काई का। वाइगोट स्काई कहते हैं जो कल्चर होते हैं, जो भी इंसान का कल्चर होता है, जहां पर भी वो रहते हैं, है ना, कल्चर इन विच वी लिव, प्रोवाइड्स द सोशल कॉन्टेक्स्ट फॉर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। ये क्या करते हैं, सोशल कॉन्टेक्स्ट देते हैं हमारी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को, कि किस तरीके से हमारा जो है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगा सोसाइटी के अंदर, कल्चर के अंदर, है ना। हमारा मेंटल डेवलपमेंट किस तरीके से होगा, कैसे हमारा मेंटल फंक्शन काम करेगा, आर यूनिवर्सल, है ना। जैसे हमारे कुछ मेंटल फंक्शन जो होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, क्राइंग, वॉकिंग, है ना, कि बच्चा रोएगा, भूख लगेगी तो रोएगा, टाइम होगा, मतलब 8-9 महीने का हो जाएगा या फिर 1 साल का हो जाएगा, तो धीरे-धीरे चलना स्टार्ट कर देगा, बैठना स्टार्ट कर देगा 6 महीने में। तो इस टाइप के कुछ-कुछ ऑलरेडी आपकी यूनिवर्सल चीजें होती हैं, बट हायर मेंटल फंक्शंस क्या होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के जैसे, ये कल्चर प्रोड्यूस्ड होते हैं, है ना। कि किस कल्चर में किस चीज को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, किस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, तो उसे अकॉर्डिंग आपके क्या होते हैं, कल्चर वाइज भी आपके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट्स होते हैं, इंटेलिजेंस होती है, ठीक है। जिस तरीके से टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस जो होती है वेस्टर्न कल्चर के अंदर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, किस पर वैल्यू दिया जाता है, टेक्नोलॉजिकली, है ना, कॉग्निटिव चीजों पर, कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसीज पर ज्यादा फोकस किया जाता है, कहां पर, आपके वेस्टर्न कल्चर के अंदर, कि अगर कोई इंसान लॉजिकल, मैथमेटिकल, साइंस के अंदर, है ना, इन चीजों के अंदर ज्यादा अच्छा है, मतलब वो इंटेलिजेंट है। दूसरी, इंडियन ट्रेडिशन की अगर हम बात करें, इंडियन ट्रेडिशन में आता है बुद्धि का कॉन्सेप्ट। यहाँ पर आपके 4 फेसेट्स होते हैं, ठीक है। इंडिया के अंदर 4 फेसेस होते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो, इंटेलिजेंस बोलते हो, इंटीग्रल इंटेलिजेंस बोलते हो, है ना। इंडिया के अंदर एक होलिस्टिक व्यू दिया गया है कि आप दोनों पर फोकस करो, कॉग्निटिव और नॉन कॉग्निटिव प्रोसेसेस, दोनों पर ही आपको क्या करना है, फोकस करना है। यहाँ पर आपको सिर्फ वेस्टर्न ट्रेडिशन की तरह सिर्फ कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसी या फिर सिर्फ टेक्नोलॉजिकली एडवांस चीजों पर फोकस नहीं करना है, आपको किस पर भी फोकस करना है, दोनों प्रोसेसेस पर फोकस करना है, ठीक है। जैसे कि आपका क्या हो गया, जैसे यहाँ पर आपका मैंने बताया बुद्धि का कॉन्सेप्ट दिया गया है, जो कि वेस्टर्न इंटेलिजेंस के उससे बहुत ज्यादा ब्रॉडर है ना। तो यहाँ पर आपके 4 फेसेस होते हैं इंडियन इंटेलिजेंस के अंदर। पहला, कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस, मतलब आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स तो अच्छी होनी ही चाहिए। दूसरा आपका आता है सोशल कॉम्पिटेंसी, स्किल्स भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, कि भैया आपको रिस्पेक्ट किस तरीके से कर रहे हो, एल्डर्स की आप कितना सम्मान कर रहे हो, किस तरीके से आपका कंपैशन कैसा है दूसरों के लिए, है ना। इमोशनल कॉम्पिटेंसीज, है ना, यहाँ पर आप कितने अच्छे से अपने आप को सेल्फ रेगुलेट कर पा रहे हो, है ना, कंट्रोल कैसा है आपका, आपकी ऑनेस्टी कैसी है, आपकी पोलाइटनेस कैसी है। इंटरप्रेन्योरल कॉम्पिटेंस, मतलब भाई कमिटमेंट, परसिस्टेंस, हार्ड वर्क, ये सारी चीजें हैं आपके अंदर या नहीं है,
है ना, कि भाई जो एंटरप्रेन्योर्स के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं बिजनेस करने के लिए, है ना, लाइफ में सक्सीड करने के लिए, वो आपके अंदर है, हार्डवर्क है। तो ये अगर 4 चीजें किसी के अंदर होती है तो इंडियन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग वो इंटेलिजेंट होता है। और वेस्टर्न ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग कौन इंटेलिजेंट होता है? टेक्नोलॉजिकली एडवांस पीपल। ठीक है, तो ये आपका कल्चरल इंटेलिजेंस था। इसके बाद आपका इमोशनल इंटेलिजेंस का एक कॉन्सेप्ट आता है, जहां पर आपकी बात की गई है ईक्यू की, है ना, कि भैया देखो इंटेलिजेंस तो हम पढ़ चुके, इंटेलिजेंस के बारे में हम बहुत पढ़ चुके। अब एक चीज हमारी आती है कि इमोशनल इंटेलिजेंस भी कोई चीज होती है ना। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है कि किसी की पर्सन की एबिलिटी कि वो कितने अच्छे से अपने और दूसरों के इमोशंस को क्या कर पा रहा है, अंडरस्टैंड कर पा रहा है, रेगुलेट कर पा रहा है, फिर उससे इंफॉर्मेशन लेके क्या कर पा रहा है, थिंकिंग कर पा रहा है, एक्शंस ले पा रहा है, डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस होती है कि आपने किसी को देखा और आप समझ गए कि वो क्या है, वो परेशान है, फिर आप किस हिसाब से अपने एक्शंस को मोल्ड करोगे अकॉर्डिंगली, है ना। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? किसी की एबिलिटी मॉनिटर करने की कि कोई दुखी है, परेशान है, इमोशनल इंटेलिजेंस होती है। ठीक है, ब्रॉडन्स इंटेलिजेंस बियॉन्ड इंटेलेक्ट टू इंक्लूड इमोशंस, है ना, फीलिंग साइड ऑफ इंटेलिजेंस, जो आपकी फीलिंग इंटेलिजेंस तो एक चीज हो गई, बुद्धिमत्ता, है ना, दूसरी होती है आपकी क्या, इमोशनल इंटेलिजेंस, जहां पर आप क्या कर रहे हो, इमोशंस कितने अच्छे से मॉनिटर कर पा रहे हो, है ना। तो ये फीलिंग वाली साइड आ गई आपकी। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट दिया गया EQ का कॉन्सेप्ट, जो कि आपके क्या है, IQ के पैरेलल है ना। जैसे आपका IQ क्या करता है, आपका कैलकुलेट, है ना, इंटेलिजेंस आपकी चेक करता है, उसी तरीके से आपका इमोशनल क्वोशंट क्या होता है, EQ होता है। ठीक है, अ गुड IQ अलोन डजंट इंश्योर लाइफ सक्सेस, है ना, EQ मैटर्स फॉर रिलेशनशिप्स एंड वर्क प्लेस, है ना, EQ भी बहुत मैटर करता है। सिर्फ IQ है किसी के पास तो जरूरी नहीं है कि वो लाइफ में सक्सीड हो जाएगा, ये भी जरूरी है कि आपका इमोशनल क्वेश्चन कैसा है, आप इमोशनली कितने ज्यादा स्ट्रांग हो। इसके बाद आपके बॉक्स 1.2 में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन के, कि भाई पहला होता है कि वो कितना ज्यादा सेंसिटिव है अपनी फीलिंग्स को लेके, दूसरों की फीलिंग्स को लेके, है ना। तीसरा कि भाई आपका रिलेट इमोशंस टू थॉट्स फॉर बेटर डिसीजंस, कितने अच्छे से बेटर डिसीजंस ले पाता है अपने इमोशंस को अपने थॉट्स में, है ना, प्रोसेस करके। फिर उसके बाद कि भाई कितने अच्छे से इन्फ्लुएंस देख पाता है, अंडरस्टैंड कर पाता है कि कितना इंटेंसिटी क्या है इमोशंस की, कोई ज्यादा दुखी है, कम दुखी है, कितना इंटेंसिव इमोशन। ठीक है, इसके बाद आप कितने अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे हो अपने इमोशंस को, है ना, अपनी एक्टिव हार्मनी को अचीव करने के लिए कितने अच्छे से क्या कर पा रहे हो, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहे हो। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो आपकी इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो प्लीज इसको मिस मत करना। इसके बाद आपकी कुछ स्पेशल एबिलिटीज आती हैं, जहां पर आपका एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वही सेम डेफिनेशन। एप्टीट्यूड आपका अंडरलाइन पोटेंशियल, दूसरा आपका इंटरेस्ट मतलब आपकी प्रेफरेंस किसी भी एक्टिविटी में इंगेज होने के लिए, है ना। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं लाइफ में सक्सीड करने के लिए, एप्टीट्यूड प्लस इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो यहाँ पर कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट आपके बताए जाते हैं जो कि इंडिपेंडेंट और स्पेशलाइज्ड होते हैं, जैसे कि आपके क्लैरिकल, मैकेनिकल, न्यूमेरिकल, टाइपिंग एप्टीट्यूड टेस्ट। उसके बाद आपके कुछ मल्टीपल और जनरलाइज टेस्ट बेस्ट्रीज हैं, जैसे कि आपकी DAT, है ना, आपका GATB, ASVB। ठीक है, तो ये कुछ आपके टेस्ट हैं, इनकी डेफिनेशन या फिर आप इनके थोड़े से जो आपके होते हैं फुल फॉर्म्स जरूर देख लेना। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा आता है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या होता है? हमने सुना तो बहुत है कि आई एम अ क्रिएटिव पर्सन, दैट पर्सन इज वेरी क्रिएटिव, क्रिएटिव थिंकिंग, बहुत सारी चीजें ऐसी सुनी है, बट आखिर ये क्रिएटिविटी होती क्या है? तो क्रिएटिविटी आपकी होती है किसी भी चीज की न्यू आइडियाज प्रोड्यूस करने की आपकी जो एबिलिटीज होती है, नोवल आइडियाज, न्यू आइडियाज, है ना। बहुत सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि आप क्रिएटिव नहीं हो अगर आपने किसी के आइडिया में थोड़ी मॉडिफिकेशन कर दी, बट स्टिल जो आपकी एबिलिटी होती है नोवल चीजें करने की, न्यू आइडियाज प्रोड्यूस करने की, दैट इज योर क्रिएटिविटी। ठीक है, अब इसको किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है? एक तो हेरिडिटी से भी आप डिटरमाइन कर सकते हो, दूसरा इंटेलिजेंस की तरह आप इसको एनवायरमेंट से भी, नेचर नर्चर बोथ, ठीक है, दोनों से ही आप इसको डिटरमाइन करते हो। दूसरी चीज, यहाँ पर हमारे कुछ इंटेलिजेंस टेस्ट वर्सेस क्रिएटिविटी टेस्ट आ जाते हैं। अब इंटेलिजेंस टेस्ट में क्या होता है और क्रिएटिविटी टेस्ट में क्या होता है, तो पहले तो ये देख लो कि टर्मन ने, एक टर्मन नाम की इंसान आते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो टर्मन ने ये फाइंड किया कि जरूरी नहीं है जिसका हाई IQ होगा वो क्रिएटिविटी में भी हाई होगा, या फिर जो क्रिएटिव होगा वो इंटेलिजेंट भी होगा। दोनों का जो बीच का रिलेशन है वो पॉजिटिव है, बट जरूरी नहीं है एक क्रिएटिव इंसान बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी हो और एक बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट इंसान क्रिएटिव भी हो। कुछ मिनिमल लेवल ऑफ इंटेलिजेंस इज इंपॉर्टेंट टू बी क्रिएटिव, बट जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा क्रिएटिव इंसान बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो। ठीक है, अब क्रिएटिविटी ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ लिमिटेड है साइंटिस्ट तक या फिर जो एकेडमिकली बहुत अच्छा करे उन तक, है ना। पोर्टर्स, आपके शेफ्स, आपके बहुत सारे ऐसे लोग जो ज्यादा स्टडी पर फोकस नहीं करते बट दे आर क्रिएटिव, राइट। तो क्रिएटिविटी इंश्योर नहीं करती कि आप इंटेलिजेंट हो, और इंटेलिजेंस इंश्योर नहीं करती कि आप क्रिएटिव होगे। ठीक है, चलो
इसके बाद जो आपके इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं ये आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग पर बेस्ड होते हैं, मतलब यहाँ पर आपके क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक करेक्ट आंसर होगा, ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है, एक करेक्ट आंसर होगा सिर्फ। क्रिएटिविटी जो टेस्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग को इन्वॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं, ओपन एंडेड, ठीक है, यहाँ पर भी मैं लिख देती हूँ क्लोज एंडेड, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्रिएटिव वर्सेस इंटेलिजेंस, ठीक है। इसके बाद आपके कुछ क्रिएटिव टेस्ट के फीचर्स होते हैं, जैसे ये ओपन एंडेड होते हैं, यहाँ पर कोई फिक्स्ड आंसर नहीं होता, वैरायटी ऑफ आइडियाज होते हैं, इमेजिनेशन का आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, है ना, और आप यहाँ पर गैस कर सकते हो चीजों को, कॉन्सिक्वेंसेज को, है ना। अनयूजुअल यूजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको नोवल आइडियाज प्रोड्यूस करने होते हैं, तो बहुत इमेजिनेटिव, बहुत क्रिएटिव टाइप के यहाँ पर चीजें होती हैं, फीचर्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद ये इसके टेस्ट डेवलपर्स कौन कौन है, गिलफर्ड है, टोरेंस है, खतेना, वेलाज, कोगन, है ना, ये फॉरेनर है, परमेश, बकेर मेहदी, पासी, इंडियन, ठीक है। तो भाई ये सारे आपके क्रिएटिविटी टेस्ट के कौन है, जिन्होंने क्रिएटिविटी टेस्ट को क्या किया है, डेवलप किया है, ठीक। सो भाई इसी के साथ हमारा ये चैप्टर हो जाता है खत्म। ये कुछ आपके की टर्म्स लिस्ट है जो आपकी एनसीईआरटी में दी गई है। की टर्म्स लिस्ट का इंपॉर्टेंस होना इसलिए है क्योंकि भाई यहाँ से ये आपके वन मार्कर का भंडार होता है, ठीक है। अगर आप एक डेफिनेशन, जैसे एप्टीट्यूड की डेफिनेशन हो गई, एप्टीट्यूड टेस्ट कौन कौन से हैं, ठीक है, केस स्टडी की डेफिनेशन हो गई, इन डेप्थ स्टडी, फिर कॉग्निटिव असेसमेंट, बैटरी ऑफ टेस्ट किसने दिया था, क्या है, ठीक है। तो इस टाइप की आपको एक जनरल वो मिल जाता है कि फटाफट से इसके की टर्म्स के थ्रू आप क्या कर पाओ, इसको रिवाइज कर पाओ, ठीक है। तो इसको जरूर एक बार करा करो। इसके बाद आपके कुछ ऐसे टॉप स्कोरिंग टिप्स, जैसे कि आपकी गार्डनर्स की एट इंटेलिजेंस हो गई, मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टर्नबर्ग की ट्रायैक्टिक थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रिपीटेडली पूछा जाता है एग्जाम्स में, ठीक है। तो आपको क्या करना है भाई, इसको एग्जाम्पल्स के साथ याद करना है, ठीक। ऑलवेज राइट आईक्यू का फॉर्मूला, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया या फिर आपसे वहां पर पूछ लिया गया कि आईक्यू किस तरीके से कैलकुलेट करना है, तो वहां पर फॉर्मूला जरूर लिख के आना, ठीक है। आईक्यू क्या होता है, एमए क्या होता है, सीए क्या होता है, इनटू 100, है ना। तो ये जरूर करके आना है। फिर नेचर वर्सेस नर्चर की स्टडी, डेफिनेशंस को वन लाइनर रखना है ना। तो किस तरीके से आपको क्या करना है जो कि आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाओ, स्कोर कर पाओ। तो वहां पर यहाँ पर मैंने आपको टिप्स कुछ दिए हैं, जरूर पढ़ लेना, जरूर एक बार देख लेना, ठीक है। सो भाई इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है। इसमें मैं सजेस्ट करूंगी आपको कि आप जरूर एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लें, ठीक है, पीपीटी नोट्स के साथ। अपने शॉर्ट नोट्स बच्चों प्लीज 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 खुद जरूर बनाया करो, है ना। जैसे मैं माइंड मैप्स बहुत बार अपलोड करती रहती हूँ, ठीक है। आप अगर देखोगे, चेक करोगे टेलीग्राम को या फिर इंस्टाग्राम को, तो वहां पर माइंड मैप्स आप लोगों को आराम से मिल जाएंगे क्लास 12th के, ठीक है। इसके बाद शॉर्ट नोट्स ऑल्सो आंसर राइटिंग, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना और सेल्फ इवेल्युएशन करना चीजों को बहुत इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड्स पर फोकस करना है, एग्जाम में आंसर लिख के आना है तो वहां पर कीवर्ड्स को अंडरलाइन करके आना है, ठीक है। बाकी तो आपकी एनसीईआरटी इज योर गॉड, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता, एनसीईआरटी ही कवर करनी रहती है, ओके। सो विद दिस वी आर डन विद दिस चैप्टर एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा चैप्टर। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।